यह वीडियो उनके लिए जो वास्तव में एसएसटी में 60 में से 50-55 नंबर लाना चाहते हैं। इस क्लास में यदि आप ये पूरी क्लास कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 10 से 15 नंबर यहाँ पे पक्के होने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है। इसके पहले के जो 50 क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। ये देखिएगा हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था 50 नंबर। इसके आगे अब हम लोग ये 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हमने साथ में ऐड किया है ताकि मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊं। चलिए आइए बहुत फटाफट फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि 2 से 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। क्या इसलिए? पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऋतुएं पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने और उसके अक्ष के झुके रहने के कारण होती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमने के कारण आभामंडल बनता है, गलत है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए भी नहीं होती। हमारा ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न आपके सामने होगा, प्रतिशत के अकॉर्डिंग पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो हमारे वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन, जिसका 78% है। ये हमारे वायुमंडल का प्रमुख संघटक माना जाता है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखिएगा कहता है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बात तो ठीक है। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। नहीं, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। हाँ, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। ठीक है, लेब्राडोर तो एक शीत जल धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यह भी बेस्ट ऑप्शन है। ए और सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा सर। ए और सी यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। अब देखिए महासागरीय धाराओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको वहां पे छपा मिलेगा। कहता है कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। ओके, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा गर्म महासागरीय धाराएं कहां उत्पन्न होती हैं, तो ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। कौन सी धाराएं? गर्म महासागरीय धाराएं। ठीक है, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। किधर प्रवाहित होती हैं? ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, जैसा कि हमारा ऑप्शन ए कह रहा था। ठीक है, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। और क्वेश्चन में क्या था कि गर्म धारा है। नहीं, लेब्राडोर शीत जल धाराएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। गर्म कौन सी होती हैं? गल्फ स्ट्रीम। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान भी गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, जैसा कि ऑप्शन सी लिखा हुआ था। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमनद के निक्षेपण को हिमोड कहते हैं। हिमनद मतलब बर्फ की नदी। ठीक है, हिम नदी बर्फ की नदी, इसको क्या कहते हैं? हिमोड कहते हैं। हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? चलिए बताइए भाई, कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अति अधिक है, या फिर डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है या आच्छादित है। ठीक है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। नहीं, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक यानी कि चाप झील भी चिन्हित है। बात यहाँ पे क्या है, ये जो कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता ये नहीं है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय
कृषि है और धान यहाँ की मुख्य फसल है। ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य फसल, तो आप क्या बताएंगे? धान। यहाँ उगाई जाने वाली जो बाकी फसलें हैं जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा है, ठीक है। गन्ना और जूट जैसी नगदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। कर्तन और दहन कृषि यहाँ नहीं होती। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है वह राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि क्या होता है? इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक होती है, इसलिए यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बना देती है, या फिर पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। तो तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बना देती है, ठीक है। मृत सागर में लवणता बहुत अधिक होती है, जिससे जल का घनत्व तो बढ़ जाता है और व्यक्ति आसानी से तैर सकता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कहता है पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, कहता है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। नहीं, ऐसा थोड़ी है। भूमि उपयोग केवल कृषि और वन तक सीमित नहीं होता। इसमें हमारा रहने का जगह, आवास जिसको कहते हैं, उद्योग, परिवहन, खनन, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। ये भी गलत है, क्योंकि भूमि उपयोग केवल स्थल आकृति से ही नहीं बल्कि वहां की मिट्टी, है ना, जलवायु, जल उपलब्धता और मानव कारकों से भी निर्धारित होता है उसका उपयोग। इसलिए ये भी कट जाएगा। दोनों ऑप्शन गलत है हमारे, ए और बी दोनों गलत हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखिएगा। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं किस में मदद करती हैं? मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। यही बेस्ट ऑप्शन है। रक्षक मेखलाएं किस में मदद करती हैं? पवन की गति को रोक करके, हवा की गति को रोकने के लिए, और वहाँ की मिट्टी जो है कि ना बह जाए, उड़ जाए, उसको मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करती हैं। कहाँ है देखिए रक्षक मेखलाएं? ये रही, पहले यही बता देता हूँ। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, लाइन से लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये होती हैं रक्षक मेखलाएं। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन वेदिका फॉर्म से भी पूछेगा। देखिए वेदिका फॉर्म क्या होते हैं? चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। कहाँ बनते हैं ये? तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। किसके माध्यम से? वेदिका फॉर्म की माध्यम से, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। क्या? समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को समय निर्धारित करता है प्यारे दोस्तों। कौन? समय निर्धारित करता है, ठीक है। जो वनस्पति जात, प्राणी जात है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और वहीं पर जलवायु है, तापमान है, बारिश है, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में डिटेल में हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है। देखिएगा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखा है समय। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ये तो हमारा हम हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर। और चीजें देखिए, वनस्पति जात और प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, तो वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव। फिर जलवायु ऑप्शन में था, जलवायु, तापमान, बारिश, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को ये प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कौन चीज़ किस चीज़ को निर्धारित। अच्छा, इन सब के मिलने से ही मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। इन सब के माध्यम से ये सभी कारक हैं, उसके मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं,
चलिए, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर वितरण के आधार पर बात करें तो हमारे जो संसाधन है वो सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन में बटे हुए हैं। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन ये हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगर प्राकृतिक संसाधन के आधार पर उसको डिवाइड करने के लिए कहे तब आप नवीकरण और अनवीकरण के साथ में जाएंगे। वितरण के आधार पर हम जाएंगे सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन के साथ में। ओके, चलिए अगला प्रश्न, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विविध समाज की बात कर रहा है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विविधताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं हों। नहीं, विविधता की बात हो रही है, समानताओं की नहीं। जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विविधताएं और समानताएं भी पाई जाती हों। क्या ये राइट हो जाएगा? वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विविधताएं और असमानताएं भी पाई जाती हो। नहीं, सिंपल सी बात है, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी समानताएं पाई जाती हो, वो उसे कहते हैं विविध समाज। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है? जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को कौन तोड़ रहा है? क्योंकि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां चूल्हा चौका बर्तन करेंगी, लड़के ऑफिस का काम संभालेंगे, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। अब यहाँ पे अगर कोई जेंडर किसी के अपोजिट हो जाएगा तो वो रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ेगा। जैसे महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, ये तो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, ये क्या है? ये जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है, उसको तोड़ रहा है। क्योंकि धारणा ये बनी है कि सिर्फ पुरुष ही वाहन चालक होते हैं, जबकि यहाँ पे महिला को वाहन चालक दिखाया गया है, तो इसने क्या किया? रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे दी। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ये भी रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाएं भावुक होती हैं, कोमल होती हैं, धीमी आवाज में शर्मीली होती हैं, ये सब रूढ़िबद्ध धारणा की बात करेंगे। तोड़ेगा कौन? ऑप्शन बी। चलिए सॉरी, अगला क्वेश्चन कहता है आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए बताइए भाई, कौन इसका राइट आंसर बताएगा? देखिए, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में समृद्ध सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास को 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। क्या होगा राइट आंसर? यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में समृद्ध सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आईन अकबरनामा को ठीक से समझ लीजिए। ठीक है, आईने अकबरी को समझ लीजिए। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। क्या करे? वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। ठीक है, अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। कितनी जिल्दों में? 3 जिल्दों में लिखा, और इसका शीर्षक है अकबरनामा। ओके, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहली जिल्द में किसकी बात हुई है, तो अकबर के पूर्वजों का बयान किस जिल्द में आता है? पहली जिल्द में। और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो आईने अकबरी जो अकबरनामा लिखा गया है, ठीक है, उसमें किसके अंतर्गत जो है कि अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, तो दूसरी जिल्द के अंतर्गत। ओके, तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण भी इसमें शामिल है। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में गए थे, उसमें हमारा सांख्यिकी विवरण की भी बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सी है वह बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। ये मैं इसलिए इसमें ऐड कर देता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि आपका एक रिवीजन हो रहा है ना, तो रिवीजन बेहतर हो जाए। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? किसने? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद ने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशेष रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? भैया कौन सी थी बताइएगा। चलिए, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया।
वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। उन्होंने हार स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उन्होंने हार स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। आपको बता दें कि समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ, यहाँ पे जो बात हो रही है दक्षिणापथ, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ नीति ये थी कि वे शासकों को पराजित करके उन्हें पुनः उनके राज्य लौटा देते थे, बशर्ते वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। बहुत बढ़िया, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सुपर 100 करवा रहा हूं, यदि आप कर लेते हैं तो भैया 50 से 55 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। देखिएगा, फिर अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? बताइए, किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? तो वो थे हमारे सूरत, मद्रास और कलकत्ता। क्या थे? सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई नहीं, ये बात थी महायान के पहले की। ये गलत है, क्योंकि महायान से पहले बुद्ध को संकेतों या चिन्हों के माध्यम से दिखाया जाता था। महायान के विकास के बाद बुद्ध की प्रतिमाएं यानी कि मूर्तियां बननी शुरू हुई थी, इसलिए ये कट जाएगा। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। वेरी गुड, तो ए गलत है, बी सही है। ए गलत है, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे कहता है, महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी पर विचार कीजिए। कहता है, महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवार ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। क्या ये पॉइंट सही है हमारा? बिल्कुल, यहाँ पे जो है कि ऑप्शन तो ठीक है। फिर अगला कहता है कि महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ जाइए। सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ईदगाह, गुलफरोशां, दरगाह या फिर खानकाह? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं दरगाह। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा? बसवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई के द्वारा या फिर रामानुज के द्वारा? तो किसके द्वारा हुआ था ये रामानुज के द्वारा। किसके द्वारा? रामानुज। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। फिर कह रहा है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। नहीं, देखिए, फौजदारी अदालत अलग थी, दीवानी अदालत अलग थी। ठीक है, यहाँ पे दीवानी अदालत की बात कर रहा है, ये फौजदारी नहीं थी। ओके, ये हट जाएगा। यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। बिल्कुल बात ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हमारा हो जाएगा बी सही है, ए गलत है। मतलब ए गलत है और बी सही है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। सर, कितनी? हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। जबकि क्वेश्चन यही था ना, फौजदारी अलग है, दीवानी अलग है। ओके, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यह जो है दीवानी अदालत ये यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या कौन करते थे? तो मौलवी और हिंदू पंडित। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी भी एक प्रकार का न्यायाधीश होता था। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। बहुत बढ़िया, अच्छा रिवीजन आपका हुआ। आगे बढ़ते हैं। गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है? देखिएगा, गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है? किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति कर। सिंपल सी बात है, गैरिसन का मतलब यहाँ पे अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, एक किलेबंद बसाओ जहां सैनिक तैनात रहते हैं, जहां सैनिक तैनात रहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो चुनकर के कौन आते हैं भैया? सरपंच, जी हाँ, सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड के सदस्यों का चुनाव होता है, सचिव का चुनाव नहीं होता, वो एक सरकारी कर्मचारी होता है, इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, सचिव कौन है? सरकारी कर्मचारी, इसकी नियुक्ति होती है। ग्राम सभा के सदस्यों का कोई चुनाव नहीं होता, क्योंकि ग्राम सभा सदस्य कौन है? जो व्यक्ति वहां का मतदाता है, जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका है, मतदान करता है, वो ग्राम सभा का सदस्य है। ठीक है, तो सिर्फ इनका चुनाव होता है, सरपंच का और वार्ड सदस्य का। ए बी राइट हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन जो है वहां राइट हो जाएगा। चलिए, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने। पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व तो कौन सा है? भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, भूमि मापन और अभिलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव करना। तो भैया यहाँ पे पटवारी या लेखपाल का काम क्या होता है? शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? देखिएगा, वार्डों के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। तो सिंपल सी बात है, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। देखिए, नगर पालिका या नगर निगम में वार्ड पार्षद अलग अलग समितियां बनाते हैं जो शहर के प्रशासनिक कार्यों और समस्याओं को संभालती हैं। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? चलिए देखते हैं। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। नहीं, अपनी खपत के लिए कपड़ा नहीं बनाता। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। बात ठीक है। बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदता है? नहीं। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है? नहीं। एक ही ऑप्शन बेस्ट है हमारा, वो है बी। इसमें जो है, जो सौदागर है, जो व्यापारी है, बुनकर को कच्चा माल देता है, उनसे तैयार माल प्राप्त करता है। सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, जो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय या फिर सत्र न्यायालय? कहाँ कर सकता है भैया? तो वो कर सकता है हमारा उच्च न्यायालय में। ठीक है, संतुष्ट हुआ है तो वो उच्च न्यायालयों में से जो है इसमें उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में। ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक हो जाता है। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी पर विचार कीजिए। कहता है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सभी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे उसके पास जो है कि कम से कम 50% बहुमत होना चाहिए, 50% प्लस बहुमत होना चाहिए। ठीक है, क्या हो, ऐसा नहीं कि कितने भी संसदीय सदस्य हो, नहीं नहीं, उसके पास बहुमत होना चाहिए और वो भी 50% से ज़्यादा बहुमत होना चाहिए। ठीक है, ये हटा दो। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। ऑप्शन बी सही है। तो केवल बी ऑप्शन सही है, यहाँ पे केवल बी ऑप्शन हमारा सही हो पाता है। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है भैया? बताओ, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए होता है? वायु की दिशा, विंड डायरेक्शन को हम किससे मापते हैं? विंड वेन से। ठीक है, किससे? विंड वेन से। ध्यान रखिएगा, विंड वेन से, जिसको हम क्या कहते हैं? वात दिग्दर्शी कहते हैं। ठीक है, अगर वायु वेग मापना हो तो इसके लिए हम एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं, एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। वायु दाब को हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। सर किससे? बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से मापते हैं। और वायु तापमान थर्मामीटर से मापते हैं। सिंपल सी बात है। वायु वेग एनीमोमीटर, वायु दाब बैरोमीटर, वायु दिशा विंडवेन या वात दिग्दर्शी, वायु तापमान थर्मामीटर से मापते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? एक कल भी इसके बारे में हमने बताया था, तो वह हमारी बाह्य वायुमंडल। ठीक है, रेडियो संचरण से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो हमारा बाह्य वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। कल भी हमने सभी परतों के बारे में आपको बताया ही था। चलिए, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है विसर्प, मिएंडर कहलाता है। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे हमने इसको लिखा भी है, इमेज भी पेस्ट है।
ये देखिए विसर्प यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये विसर्प है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हमने इसको पेस्ट कर दिया, आप एक बार समझ लीजिए। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हें बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये जो बड़े मोड़ होते हैं नदी के, इनको क्या कहा जाता है? विसर्प। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। ये जो विसर्प होते हैं ये लूप नदी से क्या होते हैं? कट जाते हैं। कट करके जब अलग हो जाते हैं तो ये एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे चाप झील कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। जैसा कि हमसे ऑप्शन नंबर 4 इसमें अभी पूछ रहा था कि ऑक्सबो है ना, चाप झील कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चाप झील। चलिए, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, किनारे से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं बाकी पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, फ्लड प्लेन का, बाढ़ का मैदान यहाँ पे बनता है। नदी के उठे हुए किनारों को तटबंध कहते हैं। नदी के साइड में जो किनारे उठे हुए होते हैं, है ना, जो नदी बह रही है उसके किनारे बहुत ऊंचे ऊंचे किनारे होते हैं, इसको तटबंध कहते हैं। ठीक है, तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए हमने इसमें इतना टाइम दिया। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो जब आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, तो वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए वायुमार्ग का यूज होता है, एयरवेज का भी यूज होता है। किसका? वायुमार्ग का यूज होता है। रेल मार्ग तो नहीं पहुँच पाती, सड़क मार्ग, जल मार्ग से बंद हो जाते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी या फिर मानव भूगोल? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो हमारी जनसांख्यिकी कहलाती है, डेमोग्राफी कहलाती। क्या? डेमोग्राफी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है भैया? नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या हो जाएगा? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या फिर कोयला? क्या होगा इसका राइट आंसर? हमारा सौर ऊर्जा जो है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, बाकी सारे कन्वेंशनल है, बाकी सारे परंपरागत स्रोत हैं। चलिए, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर? सिंपल सी बात है, मछली पालन को हम क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं सर। क्या? पिसीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जियां, फल, फूल उगाना, ये हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। जहाँ पे स्थल का भाग, जहाँ पे दो देशों की जमीन आपस में जुड़ रही है उसको स्थमस कहते हैं, उसको स्थल संधि कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए, 87 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। हालांकि 85 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा कौन है भैया? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप? तो सबसे छोटा जो हमारा है वह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सबसे छोटा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। और आज हमने सीडीपी के भी 100 सुपर 100 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, वो नहीं देख गए वीडियो तो वो भी देख लीजिएगा। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में बाकी बच्चों के साथ सीखते हैं? तो जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो जो है समावेशी कक्षा में सबके साथ सीखेंगे, क्योंकि समावेशी जो है सबको साथ मिल करके लेकर के चलती है, सबको इंक्लूड करती है, सबको शामिल करती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी समावेशी कक्षा में सबके साथ सीखेंगे। चलिए, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशेष से, ग्रेफाइट से, पौधों, खनिज से या फिर स्लेट से? तो अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग जो है वो पौधों और खनिज से प्राप्त किए गए हैं। प्लांट्स और मिनरल्स से यूज किए गए हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारे जो नोट्स हैं एसएसटी के, वहाँ से इसको लिया है हमने। ये देखिएगा,
अजंता, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अजंता ये वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया गया, तो सबसे ज़्यादा जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। सर किससे? पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर लिखी गई थी, पाम लीव्स पर लिखी गई थी। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? जो अगर हम सबसे लंबी अवधि की बात करें तो हमारी पुरापाषाण काल की अवधि सबसे लंबी अवधि है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। सुपर फास्ट क्लास हमारी होती है। कहता है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है। बहुत बढ़िया, मेहरगढ़ के बारे में हम लोगों ने खूब पढ़ा है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि दोनों ही ऑप्शन हमारे ए और बी राइट हो जाते हैं। मेहरगढ़ में ही आपने वो कब्र देखी थी जिसमें व्यक्ति के साथ 2 बकरियां भी मिली थी। लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद परलोक में भी जीवन होता है और ये परलोक में जाकर के खाएगा, इसलिए उसके साथ में क्या कर दिया गया? बकरियों को भी दफना दिया गया था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर जम्मू और कश्मीर? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए। गुजरात। कौन सा नगर हो जाएगा? गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं सर। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो ऋग्वेद की अगर बात करें तो ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई थी। चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो इसके जो पहले शासक थे वो बिंबिसार थे। कौन? पहले शासक जो थे वह बिंबिसार थे। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा या संघ? कौन इसमें इंक्लूड नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य या फिर विधानसभाओं के सदस्य, विधायक? तो आपको बता दें कि जो विधायक होते हैं वो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आज का 98 नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और एकात्मक शासन प्रणाली को, राष्ट्रपति और संघीय शासन प्रणाली को, राष्ट्रपति और एकात्मक शासन प्रणाली को, या फिर संसदीय और संघीय? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वो हो जाएगा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? वो कौन सा अधिकार है? वह है समानता के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि इस भारत की, क्योंकि हमारे संविधान की नज़र में सब समान है, लेकिन यहाँ पे आप छुआछूत कर रहे हैं, ऊंच नीच की भावना यहाँ पे आप देख रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार? डियर फ्रेंड, संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में, उसके जो है उस 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, कैसे रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से कल और हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के अलग अलग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।